सरकारी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि दोस्तों हर बार की तरह हम आपके लिए वैकेंसीज के नोटिफिकेशन लाते रहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आए हैं। जैसा कि दोस्तों आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हम एक आरबीआई रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी रिलीज हुई है। ये मैनेजर पोस्ट के लिए। दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो ये आरबीआई वैकेंसी जो आई है ये डायरेक्ट है। इसके लिए कोई आपके पास एग्ज़ाम नहीं लगेगा, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होने वाला। ये आपको डायरेक्ट सिलेक्शन देगा आपके मेरिट लिस्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो वैकेंसी बड़ी खास होने वाली है, तो दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए और आखिरी तक एक बार जानिए, बीच में आपको छोड़ के नहीं जाना है। क्या पता आप ऐसी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर दें जो आपको इस वैकेंसी से कुछ आपको दूर कर दे। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल के ऊपर नया है वो एक बार हमको सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी और भी नोटिफिकेशंस मैं हर बार लेके आता रहता हूँ, हर बार लाऊंगा और ये जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों हम इसको शुरू करने से पहले एक बार आपको बता दें, ये आरबीआई की जो रिक्रूटमेंट है जो आई है, इसके बारे में हम अभी इस वीडियो के अंदर आपके पास क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हम इसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास व्हाट एवर क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपके पास इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, क्या इसके अंदर हम एज व्हाट एवर जो एज का जो होता है कि भी हमारे पास भी एज हमारे लिए एलिजिबल है या नहीं है, फीस कितनी होगी इसके अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और मेरे को उसको हाउ टू अप्लाई मोड कौन सा होगा, क्या इसमें मेरे को कितनी फीस लगेगी, क्या मेरे को उसमें कुछ छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों हम इस वैकेंसी के अंदर आपके लिए सारी चीज़ लेके आए हैं। तो ये वीडियो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए अपनी वैकेंसी की तरफ चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अभी जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, हमने आपको बताया था आरबीआई जो क्या होता है, बैंकों का जो बैंक होता है। आरबीआई हमारा अभी बॉम्बे के अंदर है और ये पूरा हमारी बैंकों के ऊपर एक नज़र रखता है। यही सारे उसके रेगुलेशंस पर आता है, यही सारे उसके व्हाट एवर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करेगा कि किस तरह आपकी रेपो दर रहेगी, किस तरह इनको ब्याज देना पड़ता है, कैसे आरबीआई के पास बैंक अपने सारी जो करेंसीज है रखता है, ऑथराइज होता है। तो दोस्तों आरबीआई की जो वैकेंसी है आई है, ये बिल्कुल डायरेक्ट है। आपको इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ये आपका ओनली मेरिट बेस के ऊपर सिलेक्शन होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आरबीआई के अंदर, ये गोल्डन चांस है। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है, इसको कहेंगे मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई के अंदर भी कुछ व्हाट एवर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से ये मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का एक और आपका ये वहाँ का डिवीज़न है, जो अपने डायरेक्ट जो व्हाट एवर जो होते हैं अपने डिप्टी मैनेजर की रिक्रूटमेंट करने के लिए जा रहा है। और जो इनका जो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कहाँ पे होगी, मैसूर कर्नाटका। जी हाँ ये दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है ये मैसूर कर्नाटका के लिए है। पर ये आरबीआई में ऐसा नहीं कि आपको मैसूर कर्नाटका ही रखा जाएगा, ये आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी लोकेशन के लिए भेज सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, और जो इसके अंदर जो पेपर होगा, इसके अंदर आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपका जो भी सॉरी सर पेपर तो पहली बात में है नहीं, इसके अंदर एक ये भी चीज़ होती है कि जो पोस्ट होती है वो कभी भी, जैसे अभी इन्होंने आपको, जैसे मेरा एक पहली इससे पुरानी वैकेंसी के अंदर एक एक्सपीरियंस रहा है, उसमें उन्होंने 15 पोस्ट निकाली थी। पर जब हम इस वैकेंसी से हम अप्लाई कर रहे थे, हम पेपर देने गए, इंटरव्यू तक पहुँचे, तब तक इसकी जो वैकेंसी की जो पोस्ट थी उसने 5 से 10 पोस्ट इंक्रीज़ कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट कभी कोई फिक्स नहीं होती है इनकी, ये ओनली नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसके बाद इसमें कम ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। तो इसलिए जब मैं आगे आपसे डिस्कस करने जाऊँगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार 17 पोस्ट है, अब मैं इसे अप्लाई करूँगा, मेरा होगा या नहीं होगा। आपको अपने पे विश्वास रखना है और इसको अप्लाई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लिए रिक्रूटमेंट निकाल रखा है और इसने किस किस पोस्ट के लिए निकाल रखा है, डिप्टी मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने डिप्टी मैनेजर की पोस्ट निकाली है, पर उन्होंने किसमें, सिक्योरिटी ऑफिसर, मतलब उनका सिक्योरिटी इंचार्ज होगा और वो कौन सी पोस्ट पे होगा आपके पास, डिप्टी मैनेजर। ऐसे इन्होंने निकाल रखा है सिविल इंजीनियरिंग, इनको एक सिविल इंजीनियर चाहिए, एक आपका एनवायरमेंटल इंजीनियर चाहिए और एक असिस्टेंट मैनेजर विद फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इनको अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर भी एक मैनेजर चाहिए। उसके बाद इनकी जो आपका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स है वो 17 है। ये 17 पोस्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करने जा रहे हैं।
आप छोटा सा एक पार्ट देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए करेंगे। जॉब लोकेशन कर्नाटका, फिर बोल रहा हूँ आपको कर्नाटका समझ के ये नहीं करना है कि मेरे को कर्नाटका के अंदर ही पोस्टेड कर दिया जाएगा। दोस्तों ये ऑल ओवर इंडिया को कहीं भी भेज सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कि मैं ओनली कर्नाटका का हूँ तो इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी एग्जाम डेट कुछ आई नहीं है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट अभी चालू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2022 है दोस्तों। सेकेंड, अब इसके अंदर वैकेंसी डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है और मैं आपको फिर अपने एक्सपीरियंस से बता चुका हूँ ये आपकी जो पोस्ट है कभी कम ज़्यादा हो सकती है। आप इस पर ना तो आप आगे कुछ वाट एवर से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो कि सर आपने मेरी पोस्ट कम कैसे कर दी, कैसे बढ़ा दी, ये सब उनके हाथ में होता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि कभी कभी वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वैकेंसी कैंसिल भी कर देता है। ऐसा मेरे सामने कोई एग्जाम्पल आया नहीं है पर ये मैंने कई बार सुना है कि भाई फलाना की वहाँ जाते थे वो वैकेंसी कैंसिल हो गई। वो ये गवर्नमेंट्स के पास राइट्स होते हैं। सेकंड, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ इसमें किस किस की पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर जो है एनवायरमेंटल इंजीनियर होना चाहिए, वो उनका बैकग्राउंड उनका जो बैकग्राउंड है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए, वो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे एक वैकेंसी है। उसी तरह एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर ही है असिस्टेंट मैनेजर, उसकी भी एक वैकेंसी है। ऐसे सिविल के अंदर देखा जाएगा तो उनकी 5 वैकेंसी है। हाँ दोस्तों, एनवायरमेंटल वालों के लिए 1 है, सिविल के लिए 5 है। उसी तरह आपके फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए भी 6 है। असिस्टेंट मैनेजर इन सिक्योरिटी इनके पास 4 वैकेंसीज है। एज क्राइटेरिया देखेंगे जो डिप्टी मैनेजर की है उसने 37 ईयर्स लगा के रखा है। जो असिस्टेंट मैनेजर जो उनके जो वाट एवर कैटेगरी है जिसके अंदर इसको सेलेक्ट करने जा रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर्स को, उनकी 31 है। और जो असिस्टेंट मैनेजर और जो सिक्योरिटी के अंदर है उनकी एज रखी गई है 45 से 52। तो दोस्तों इसमें साफ समझ में आ रहा है जो डिप्टी मैनेजर होगा उसकी एज 37 है और जो असिस्टेंट मैनेजर उनकी 31 है। और जो असिस्टेंट मैनेजर पर वो डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा, सिक्योरिटी, उनकी है 45 से 52। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो दोस्तों इसमें से सीधी एक चीज़ समझ में आ रही है, हम वो डिस्कस करेंगे आगे। चलिए हम पहले काम करते हैं, इसका डिस्कस कर लेते हैं। पर एक हमको जो चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर इन्होंने सिविल मांगा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर सिविल आपके इंजीनियरिंग होगी, उसी से डिज़ायरेबल आपके पास इसकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों हम इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरे पास नोटिफिकेशन ओपन हुआ है। वही आपको बताया कॉर्पोरेट ऑफिस इनका बेंगलोर के अंदर, उन्होंने वहाँ से वैकेंसी निकाल रखी है। जैसे अगर हम देखेंगे डिप्टी मैनेजर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का चाहिए, इनका पोस्ट कोड 1 है। वैकेंसी अनरिजर्व वालों के लिए है और इनकी टोटल वैकेंसी भी 1 है। उसी तरह असिस्टेंट मैनेजर इन्होंने एनवायरमेंटल रखा गया है, उसके अंदर भी वैकेंसी 1 है। और असिस्टेंट मैनेजर सिविल है उसकी वैकेंसी 5 है। और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स बैकग्राउंड की 6 है। और देखो जो ST SC की जो इनके रिजर्वेशन होता है वो उसमें सामने क्लियर कर रखा है। ऐसी असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने टोटल वैकेंसी 4 है। और जो अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आप इजीली देख सकते हैं कैसे अनरिजर्व के लिए 2 रखी गई है, EWS के लिए 1 है और ST के लिए 1 है। अब आप थोड़ा सा इसकी ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं, अगर इंजीनियरिंग की सर्विस देखी गई है तो वो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आपके पास इनकी कम से कम इनसे रिलेटेड आपके पास जो व्हाटएवर जो आपके पास एजुकेशन है वो इसी से मेल होनी चाहिए। जैसे अगर आप सिविल हैं तो सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एनवायरमेंटल तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और इससे रिलेटेड आपके पास 1 से 3 साल के बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों इसको देखते हैं। पोस्ट कोड 1 डिप्टी मैनेजर की आ गई, इनकी सैलरी 69,000 मीन्स आपके पास अप्रॉक्स अगर देखिए तो बेसिक पे अगर CTC देखा जाए तो आपके पास बैठेगा 23,59,000 पर मंथ। दोस्तों बहुत अच्छा CTC है, एक नंबर पोस्ट है। इसमें 37 आपकी जो एज लिमिट रखी गई है 37 रखी गई है, इससे अबव नहीं होनी चाहिए। सेम मैं आपसे वही बोल चुका था, अगर इन्होंने इंजीनियरिंग मांगी है तो BE कैंडिडेट होगा और इसके अंदर एनवायरमेंटल मांग लिया और 60% आपके एग्रीगेट होने चाहिए। सेकंड, इन्होंने जो अब देखिए जो असिस्टेंट में जो इन्होंने डिप्टी मैनेजर मांग रखा है तो इन्होंने 7 ईयर्स का आपके पास वो रख दिया, एक्सपीरियंस रख दिया। आपके पास 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल क्या क्या चीज़ देखिए इनके पास, जो एक एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल लॉ को समझ सके, ये इनके पास इनकी एक डिजायरेबल
कंडीशन है आपको फुलफिल होनी चाहिए। उसी तरह टेकिंग ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेट स्टडीज रिपोर्ट एंड फीलिंग, आपके पास ऐसे रिपोर्ट्स फीलिंग आप उसको बनना जानते हो, उनको समझना जानते हो, तो आपके लिए आपको आना चाहिए। नेचर रिसोर्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जो भी इसने बता रखा है, मतलब आपको एनवायरमेंटल के सारे फैक्टर्स उनके एसेंशियल आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हम इसके लिए दूसरी जो एनी ग्रेजुएट है वो नहीं भरेंगे, ओनली आपके इसके लिए एनवायरमेंटल इंजीनियर ही भरेगा। सेकेंड, अगर हम चलते हैं उस अगली पोजीशन की तरफ देखें, अगली पोजीशन है पोस्ट कोड 2 और उसमें रखा गया है आपके पास सिविल के लिए, सॉरी ये असिस्टेंट मैनेजर आपका वही एनवायरमेंटल के लिए आ गया। इसके अंदर पे लेवल वो 10 है, बेसिक पे 56 से रखी गई है और अप्रॉक्स जो सीटीसी देखा जाएगा 20 लाख पर एनम देखा जाएगा। इनकी कंडीशंस वही चल गई, आपके बीई बीटेक आपकी उसमें एनवायरमेंटल से होनी चाहिए, एग्रीगेट 60% होना चाहिए, एज इनकी 31 से अबव नहीं होनी चाहिए और इन्हें नो अपर एज लिमिट इन इंटरनल कैंडिडेट्स। भाई अगर आप ओबीसी में आते हैं, एसटी से आते हैं तो आपको उसका रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप ऐसे आप ओबीसी से तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। सेम चीज़ इसने वही चीज़ बोल दी है, पर आप उसमें जो डिप्टी मैनेजर था उसमें 7 साल का था, इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है और इसने वही सारी पॉलिसीज़ बोल दी जो उन्होंने एनवायरमेंटल के लिए की। जी हाँ दोस्तों, आपको डिज़ायरेबल पर नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो ही आप इसके लिए आप आगे इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग की तरफ, तो आप भी उसमें वही देखेंगे कि जो असिस्टेंट मैनेजर है एज लिमिट उन्होंने वही 31 रखी है और जो आपका एसटी एससी उनका 5 और आपका क्या कहते हैं 3 इयर्स का इनका जो वो रिलैक्सेशन रखा गया है और इसके अंदर टोटल पोस्ट 5 है। उसी तरह इसने बोला बीई बीटेक के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 60% आपके एग्रीगेट होनी चाहिए। एससी वालों के लिए आपके क्या कहते हैं 55 मार्क एससी के लिए होने चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपके पास किस में आता है, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से लिमिटेड रही हो, बैंक, हॉस्पिटल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो रेजिडेंशियल कैंपस होते हैं उसके अंदर आपने ऑफिस या उनसे कोई भी रिलेटेड आपने सिविल की बिल्डिंग का कोई काम किया हो, रख रखाव का काम किया हो, मैन्युफैक्चरिंग का किया हो, आपने किसी से भी रिलेटेड किया हुआ काम आपके पास एक्सपीरियंस में होना चाहिए, वो भी कितना 2 इयर्स के लिए। सेकेंड, इसने एक चीज़ और बोल दी है, आपके पास डिज़ायरेबल जो आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। बिल्कुल दोस्तों, आपको जो आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर सीपीएम और पीआरटी टेक्निक्स इंक्लूड होनी चाहिए जो एक सर्टिफिकेट्स होते हैं, और इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए जिसमें एमएस और एक आपके पास जो टूल्स आते हैं एमएस ऑफिस हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स होते हैं, आपको उसके पर काम आना चाहिए। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। कैड और कैम बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनके पास एक डिज़ाइनिंग के काम आते हैं, कैड टूल्स होते हैं। उसी तरह आपके पास सीपीडब्ल्यूडी की और पीडब्ल्यूडी का जो कुछ टेंडर होते हैं आपको एनालाइज करना भी आना चाहिए, ये उनके डिज़ायरेबल उसने नॉलेज में रखा है। उसी तरह इसने क्या बोल रखा है कि जो आपके नॉलेज होगी वो कंस्ट्रक्शन आपकी नॉलेज होनी चाहिए। मेंटेन ऑफ ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसका मेंटेनेंस की भी नॉलेज, क्या उसमें रख रखाव आ रहा है, क्या कॉस्ट आ रही है, हम उसको किस तरह उसको ऑपरेट कर रहे हैं। आपको गुड ड्राफ्ट कैपेसिटी भी आपको उसके अंदर होनी चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 60% आपके लिए कंपलसरी रखा गया है। जो एसटी एससी जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए उन्होंने 5% के अंदर रिलैक्सेशन दे दिया है। सेकेंड, अब आप चलते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, अब जो बंदा इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए जाना चाहेगा उसके लिए भी इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, पर उसमें अकाउंट से रिलेटेड उन्होंने क्वालिफिकेशंस रख दी है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे इसके अंदर जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका सीए लेवल का रखा है, मींस आप फाइनल ईयर सीए आप वहाँ तक पहुँचे हो, आपने उस पेपर के अंदर पार्टिसिपेट किया। सेकेंड वो ये है कि आप इनका कोई एक फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होता है CMA कोर्स, जो कॉस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया का जो पेपर लगता है, आपने वहाँ तक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया आपने वहाँ तक पहुँचे हो, पेपर क्लियर किया हो या पेपर अटेम्प्ट किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अंदर वही इन्होंने बता दिया 31 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए। ST SC के लिए 5 इयर्स के लिए रखा गया, अगर OBC है तो 3 इयर्स।
आपने ऊपर देखा होगा कहीं कहीं आपको ST OBC का नहीं था, क्योंकि वो वैकेंसी ST SC वालों की नहीं थी। कुछ एक कैटेगरी वाइज इनकी जो वैकेंसी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि हम ST SC के हैं तो हम जनरल के अंदर अप्लाई कर दें। देखो ऐसा पर देखा जाता पॉसिबल है, SC ST वाला चाहे तो मैं जनरल से लड़ सकता है, पर वो इसलिए आई थिंक नॉट पॉसिबल कि आप इसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट अगर हम देखें सिक्योरिटी ऑफिसर, दोस्तों सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए इसने वही चीज़ बोल रखी है कि आपको CCTV कैमरे की सारी नॉलेज होनी चाहिए, हम किस तरह इसके प्रोटोकॉल्स का फॉलो करेंगे कोई, और इसमें पूरा एक जूनियर कमीशन ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, आप JCO मीन्स होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो एक आपका आर्मी के अंदर एक ऑफिसर्स के बाद जो सबसे नीचे होता है वो JCOs ही होते हैं, सो कहते हैं जूनियर कमांडिंग ऑफिसर्स। तो उनके इक्विवेलेंट आपके पास एक्सपीरियंस या पहले आप उस सर्विस पे काम कर चुके हो, जो एक आर्मी में एक सिग्नल कोर होती है, आप उस कोर के अंदर काम किया होगा तो आपको डेफिनेटली उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप एयरफोर्स नेवी और इसके अंदर भी आपने काम किया है और मिनिमम 10 ईयर्स इसे अगर आपने 10 ईयर तक काम किया तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड दोस्तों आपको मैं थोड़ी सी चीज़ और बता दूं, जो इसके अंदर जो कट ऑफ है, जो भी लिस्ट है, इन्होंने साफ बोल रखा है कि वो आपको 31/8/2000 तक, जो 31/8/2022 है, ये तब तक वैकेंसीज ओपन है। उसके बाद में ये आपके पास एक एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विस मैन के जो पोस्ट कोड है 1 2 3 4 आप उसके अंदर नहीं भर सकते। जो एक्स सर्विस मैन है, जो उसमें पोस्ट कोड्स आप देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे पोस्ट कोड 1 हो गया, आप यहीं पे देखते हैं, जैसे ये पोस्ट कोड 1 हो गया, जैसे ये देखिए ये पोस्ट कोड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपके पोस्ट कोड 1 2 3 4 हो गए, हम इसके अंदर नहीं भर सकते। कौन? जो एक्स सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन ओनली टू ओनली 5th के लिए भरेगा और वो किसी लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंड उन्होंने बोल दिया कि जो एज रिलैक्सेशन है, जिसे हम बात कर चुके हैं, OBC के लिए 3 मिलता है, ST SC वालों के लिए 5 ईयर्स होते हैं। एप्लीकेशन जो रिजर्व कैटेगरी का है वो आपको उसी के अंदर भरेगा, और वो देखो इन्होंने बोल दिया है ना, पोस्ट कोड्स आर फ्री टू अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी। बिल्कुल सही, आप ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप ST SC हैं, आप अपनी पोस्ट से नहीं लड़ना चाहते, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप भर सकते हैं। फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो एक जनरल की तरह देखी जाएगी, OBC की तरह और STC की तरह नहीं देखी जाएगी। सेकेंड वो इसने पेंशन का बता दिया आपको, वहाँ पे पेंशन के आप हकदार रहेंगे। जी हाँ, फीस जो होगी इसके अंदर 300 रुपये फीस रखी गई है, और जो ST SC PWD वुमेन्स और एक्स सर्विस मैन है, इनके लिए बिल्कुल फीस की बिल्कुल माफ़ी है, इनके लिए कोई फीस नहीं भरी जाएगी। और जो भी इनको जो फीस भरेंगे वो अपने पास एक ड्राफ्ट बनाएंगे, वो किसके फेवर में होगा? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के लिए होगा, पेएबल बेंगलुरु। आपको इसके नाम से आपको DD बनाना है, DD बना के इनको भेज देना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ, फीस एक बार पेड होने के बाद रिफंडेबल नहीं होती है। अगर आपने फॉर्म कुछ गलत भर दिया, पेपर देने नहीं जाते हैं, तो इसमें आपकी मिस्टेक होगी, वो फॉर्म के पैसे आपको नहीं वापस मिलेंगे। प्रोबेशन और पे एंड अदर फैक्टर्स, बिल्कुल दोस्तों आपको इस जॉब के लिए 1 साल की प्रोबेशन पीरियड पे रहना पड़ेगा। उसके बाद 1 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, पर वो ये भी नहीं है कि 1 साल के बाद आपका बढ़ भी सकता है, वो आपका वापस से रिपीट भी कर सकते हैं। ये वो आपके डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस और उस चीज़ के ऊपर। सेम बिल्कुल उसने भी बोल रखा है, जैसे अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपको अदर अलाउंसेस के लिए आप हकदार हो जाएंगे, आपको अदर अलाउंसेस वहाँ पे दिए जाएंगे, और जो भी इनके पास पेंशन होती हैं, आपको HR होता है, मेडिकल होता है, वो सब आपको दिए जाएंगे, वो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल इंटरव्यू दिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों। ये वीडियो के लिए सबसे, मेरे वीडियो में एक बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। इससे अच्छी वैकेंसी शायद मेरे ख्याल से RBI ने कभी निकाली हो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रही है ये RBI। तो सेकंड, हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, वही अपने को A4 साइज़ के ऊपर इसको प्रिंट निकाल लेना है। फॉर्म आपको मेरे PDF उसमें वेबसाइट को मिल जाएगा, वहाँ से जाने के बाद उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कर भरिए और उसको लिफाफे के ऊपर आपको लगा देना है। उस लिफाफे के ऊपर आपको अपने ईयर, सेमेस्टर, डिग्री सारे मेंशंस होने चाहिए, भाई मैं इतनी % का हो गया वगैरह। आपको उसमें एक एडवर्टाइजमेंट भी आपके पास, भाई 2022 का एडवर्टाइजमेंट आपको वहाँ पे लगाना है। और आप कहाँ पे भेजेंगे? 8 अक्टूबर 2022 से पहले आपको भेज देना है।
एड्रेस आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप हमारे इस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको वहाँ पे भेज देना है और 7 दिन के लिए इनको और छूट दिया जाएगा जो बहुत ही दूर दराज एरिया में रहते हैं, जैसे मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ले ऑफ लद्दाख हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी क्या है कि डाक की सप्लाई थोड़ी देरी होती है, इसलिए। रेस्ट इसमें से कोई चीज़ नहीं बताई गई है, अगर आप थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी इसको पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको कोई भी और कोई मेरे से कोई नॉलेज और आपको कुछ भी चीज़ चाहिए हो, आप डेफिनेटली मेरे को आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। देखो दोस्तों, सारी चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, मैंने आपको ओवरऑल आपको सारी जानकारी दे दी है। आपको फिर भी अगर कोई हमसे डाउट हो, आप हमसे इसके जो यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन सॉरी जो उसमें कमेंट सेक्शन है, आप उसमें जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसी तरह मेरे को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे रिप्लाई दूँगा। तो ओके, तो दोस्तों मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, अगली बार फिर मिलेंगे।